न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बदली मगर एहसान सबका है। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए दो एहसान फरामोश लोग निकल आए हैं जो हमसे आपसे कह रहे हैं कि लाओ कागज का टुकड़ा दो, तब हम मानेंगे कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। जो ये कह रहे हैं कि लाओ कागज का टुकड़ा, साबित करो कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। वो जग्गा रेड्डी साहब से ये कह रहे हैं कि लाओ हिंदुस्तानी होने का सबूत दो। इमरान से कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी होने का सबूत दो। पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर निकल आया है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जब हिंदुस्तान में जुल्म होगा तो तेलंगाना की हुकूमत जो है वो जालिमों के साथ खड़ी नजर नहीं आएगी। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं पूरे अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं कि जब बिजनौर में बच्चों पे गोलियां चल रही थी, जब फिरोजाबाद में बच्चों पे गोलियां चल रही थी, 19 लाशें गिन करके आपके बीच आया हूं मैं। इसी प्रोटेस्ट के दौरान, इसी एहतजाज के दौरान उत्तर प्रदेश में 19 लाशें बिछी हैं। लेकिन 19 लाशों के घरों तक आंसू पोंछने अगर कोई गया तो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी गई। आपने देखा, आज तक ने देखा कि कभी बिजनौर में जो 21 साल का सुलेमान जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जो बड़ा बनता तो आगे जाकर के आईएएस बनता, आईपीएस बनता, उसे पुलिस ने सीधे सीने पे गोली मार के शहीद कर दिया। उस मां के पास कौन पहुंचा? प्रियंका गांधी पहुंची। बिजनौर प्रियंका पहुंची। लखनऊ में आपने देखा कि किस तरह जब पुलिस ने रोका तो प्रियंका गांधी ने स्कूटी पर बैठ करके जो मजलूम थे उनके घरों तक जाने का काम किया। मेरे भाई, ये दौर बहुत बुरा है, हम बहुत बुरे दौर में जी रहे हैं। लेकिन ऐसे में चंद लोग हैं जो मोहब्बत और रोशनी का चिराग रोशन किए हुए हैं। उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा फर्ज है। मैं पिछली बार आया था, जो जज्बा मुझे यहाँ दिखा था, मैं संगा रेड्डी की यादें लेकर के वापस गया था। आज फिर उसी मोहब्बतों की बुनियाद पर वैसी ही मोहब्बत हासिल करने की उम्मीद लेकर के आपके बीच में खड़ा हूँ। और खड़ा इसलिए हूँ, पिछली 32 रातें ऐसी गुजरी हैं जब न मैं सही से सो पाया हूँ, न खाने का होश है, न पीने का होश है। हालत यह है कि बुखार, मुसलसल गला खराब है। लेकिन गली गली, शहर दर शहर जाकर के लोगों को बेदार करते हुए हुकूमत की आंख से आंख मिला के कह रहा हूं कि तुम्हारे काले कानून को हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मुसलसल जाकर के लोगों से ये बात कह रहा हूं, और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर, लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर। साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता, वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। मेरी माओ, मेरी बहनों, आप बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं। इस तरफ उस तरफ बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें इकट्ठा हैं। एक ऐसी हुकूमत है जो ये तय करने पे आ गई है कि कौन हिंदुस्तानी है, कौन हिंदुस्तानी नहीं है। वो ये तय करेंगे कि कौन घुसपैठिया है। जबकि अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब ये भूल जाते हैं कि जो उनके गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, वो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए, वो बर्मा में पैदा हुए। बर्मा से हिंदुस्तान में आकर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले अमित शाह साहब, अगर हिम्मत है तो पहले विजय रूपानी की नागरिकता साबित करके दिखाओ, उनकी शहरियत साबित करके दिखाओ, तब मैं जानूं कि आप सही कानून लेकर के आए हैं। हिंदुस्तान का पहला कानून जिसे समझाने के लिए भाजपा रैलियां कर रही है। कभी आपने सोचा कि जिस कानून को समझाने के लिए भाजपा को रैलियां करनी पड़ रही है? मैं परसों था बिहार में, दरभंगा, अमित शाह साहब में जहां रैली कर रहा था, वहां से 100 किलोमीटर दूरी पर रैली कर रहे थे। उनके यहाँ कुर्सियां खाली थी। मैं जहां रैली कर रहा था, 50,000 का हुजूम तिरंगा लेकर के निकल के आया है। जो इस कानून के खिलाफ है वो तिरंगा हाथों में लिए हैं, और जो कानून की हिमायत में है वो भाजपा का झंडा लिए हुए हैं। मैं यहाँ तेलंगाना में खड़ा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने यह कह दिया कि हम अपने यहाँ किसी कीमत पर यह कानून लागू नहीं करेंगे, स्पेशल सेशन बुला करके असेंबली का उन्होंने कह दिया नहीं लागू करेंगे, जिस तरह झारखंड कह रहा है, जिस तरह महाराष्ट्र कह रहा है, जिस तरह केरल ने कह दिया, मुझे उम्मीद थी कि केसीआर साहब भी ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन मैं पिछली बार कह के गया था ना कि जो टीआरएस है वो दरअसल टीआरएस है। मैं कह के गया था ये चुनाव जीत गए, वो इख्तिदार में आ गए, वो अलग बात है।
सरकार बना लेना ही सब कुछ नहीं होता। आपके पास बहुत नंबर हैं, कई और एमएलए थे जो आपके साथ शामिल हो गए, लेकिन जग्गा रेड्डी जिस तरह हौसले के साथ अकेले खड़े हैं, मुझे इनको देख के यही याद आता है कि जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। जिस दिलेरी के साथ इस इलेक्शन में भी ये मुकाबला कर रहे हैं, मुझे तो राहत याद आ जाते हैं जब मैं इनको देखता हूं कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत गलाती है आज आ जाए डरता कौन है, और तेरी लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं मगर। अगले मिसरे पे एक एक हाथ उठे इनकी हिमायत में कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कब आती है आज आ जाए डरता कौन है, तेरी लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, मैदान में होगा कि मरता कौन है। ये इलेक्शन जो आपकी आंखों के सामने है, दरअसल वो एमएलए बना दिया आपने इनको, लेकिन जब तक कॉर्पोरेशन नहीं आएगा हाथ में सही से किसी भी शहर की खिदमत नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मुझे पता है, मैं हालांकि आपसे बहुत दूर रहता हूं, 1000 किलोमीटर दूर रहता हूं, लेकिन मुझे पता है संगारेड्डी वालों कि आपको पीने तक के पानी के लिए किस तरह परेशान किया जा रहा है, किस तरह से डैम होने के बावजूद पानी कहीं और चला जा रहा है, पीने तक के पानी की साजिशें हो रही हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि एक बार आप फिर से वापस लौट के आइए, एक बार फिर से ये कॉर्पोरेशन भी जब इनके हाथ में आ जाएगी तो दोनों मिल करके जिस तरह आपके लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे, मुझे यकीन है कि जग्गारेड्डी साहब का वो हौसला बिल्कुल नहीं टूटेगा। आप लगातार देख रहे हैं संगारेड्डी वालों, लगातार आप अपनी हुकूमत को देख रहे हैं कि वो किस तरह से, चाहे वो ट्रिपल तलाक का कानून हो तब वो भाजपा के साथ खड़े हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देना हो तो भाजपा के साथ खड़े हैं। मेरे भाई, इस कानून पर भी वो कहां खड़े हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। उत्तम रेड्डी साहब जब उनसे ये कह रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन बुला लो, तो स्पेशल सेशन बुलाने की न वो हिम्मत जुटा पा रहे हैं, न इस तरह से साफगोई के साथ आकर के अक्सरियत के लोगों से ये कह सके कि हम इस कानून के खिलाफ खड़े हैं। दरअसल मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि केसीआर साहब खड़े कहां हैं, वो भाजपा के साथ खड़े हैं या उनका अपना इंडिविजुअल कोई स्टैंड है, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। जब चारों तरफ लाठियां चल रही थी, जब फसादात हो रहे हैं, जब पूरा मुल्क सड़कों पर उतरा हुआ है, मेरी इन आंखों ने जामिया में बच्चियों पर बरसती हुई लाठियां देखी हैं। मैं लगातार शहर शहर जाकर के इसलिए अपना गला फाड़ रहा हूं, इसलिए लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जामिया के उस बच्चे की फूटी हुई आंख देखी है जिसे अमित शाह की पुलिस ने लाठियों से फोड़ दिया। मैं तो अमित शाह साहब से घूम घूम के कह रहा हूं कि अमित शाह साहब, हो सकता है हम आपको पसंद ना हो, आपके सियासी एजेंडे में हम फिट ना बैठते हो, लेकिन रिश्तों की ये नाजुक डोरी तोड़ी थोड़ी जाती है। अपनी आंखें झुकती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती हैं। निहत्थे बच्चों पर लाठियां, लड़कियों पर लाठियां, लेकिन सलाम हिंदुस्तान की माओ को, बहनों को। जाके देखिए किसी दिन शाहीन बाग, जाइए दिल्ली का वो शाहीन बाग देखिए जहां 90 साल की अस्मा खातून 3 डिग्री टेम्परेचर में अपने हाथों में तख्ती लेकर के बैठी है और हुकूमत से कह रही है कि हम अपने स्टैंड पर डटे हैं, हम तुम्हारे काले कानून को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं। ये जो जज्बा है खास तौर से माओ और बहनों का, मैं पिछली बार भी आया था तो जग्गारेड्डी साहब की हिमायत में कसीर तादाद में माएं बहनें बैठी हुई थी। मैं जानता हूं कि आज का जो ये एहतजाज के प्रोग्राम हिंदुस्तान भर में चल रहे हैं, उसको भी अगर कोई लीड कर रहा है, कोई चला रहा है, तो मेरी माओ, मेरी बहनों, आप चला रही हैं। नरेंद्र मोदी के पास अगर हमारे हाथों में कंकर है तो उसका जवाब उनकी पुलिस की लाठियां हैं। अगर हमारे हाथ में डंडे हैं तो उनका जवाब उनके पास पुलिस की गोलियां हैं। लेकिन 90 साल की उस मां की बातों का जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। इसलिए ये आंदोलन इतना बड़ा हो रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे भाई कि इस लड़ाई को अगर और मकाम तक पहुंचाना है तो ये जो बीच में छोटे छोटे इलेक्शंस आ रहे हैं, इनको भी कहीं ना कहीं एक संदेशा आपको अपनी हुकूमत को भी देना पड़ेगा कि आपका जो खुलमुल रवैया है, इस रवैये के खिलाफ हम वोट करेंगे, हम जग्गारेड्डी साहब के साथ खड़े रहेंगे। यही मैं आपसे कहने के लिए भी आया हूं। रंगारेड्डी वालों, जब पिछली बार आपने मेरी बात पे मुहर लगाई थी
आप नहीं जानते कि मुझे कितना सुकून मिला था, कितना आपकी मोहब्बतों का कर्ज मेरे ऊपर लग गया था। आज मैं वो फिर कर्ज चुकाने के लिए आया हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप थोड़ा सा और जुड़ जाएंगे। इधर के भी साथी जो इधर से टहल रहे हैं वो करीब आ जाएंगे, क्योंकि माइक बंद कर दिया गया। जो भी जैसा भी माहौल है, इसमें ही कोशिश करता हूँ कि आपके दिल तक अपनी आवाज पहुंचा सकूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस शेर वापस पलट के आया है। और मोदी साहब, आप शहरियत के कागज मांग रहे हैं साबित करने वाले, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। ये जो कानून है जो ये कह रहा है कि कागज का टुकड़ा दिखाओ, दरअसल नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब लगातार हिंदुस्तान से झूठ बोल रहे हैं, और उस झूठ में केसीआर साहब कहीं न कहीं उनका साथ भी दे रहे हैं खामोशी के साथ। अमित शाह साहब कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, ये कानून शहरियत लेने का नहीं बल्कि शहरियत देने का है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो माइनॉरिटी हैं उनको हिंदुस्तान में लाके शहरियत देंगे। तो मैं अमित शाह साहब से कहना चाहता हूं कि अमित शाह साहब, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम तो मेहमानों के लिए हमेशा अपनी बाहें फैला के रखते हैं। सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ही क्यों, दुनिया में जहां कहीं जुल्म हो रहा हो, ले आइए, किसी भी परेशान इंसान को, मजलूम को लाइए, हिंदुस्तान अपनी बाहें फैला के उसका इस्तकबाल करेगा। लेकिन झूठ बोलना बंद करिए। इस मुल्क ने बड़े खराब प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, बड़े निकम्मे प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, लेकिन इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर इससे पहले मुल्क ने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। वो मुसलसल झूठ बोलते हैं। रामलीला मैदान में खड़े होकर के प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि नहीं, एनआरसी पे हिंदुस्तान में कोई बात ही नहीं हुई है, कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। लेकिन सलाम मेरी नस्लों कि आपने सोशल मीडिया पे वो वीडियो निकाल के मोदी जी को दिखा दिया जिसमें असम में बना हुआ डिटेंशन सेंटर भी दिख रहा है, और अमित शाह साहब की वो बाइट भी आपने दुनिया को दिखा दी जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, उसके बाद जितने घुसपैठी हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। हम और घुसपैठिए, हमने इस मिट्टी को अपने लहू से सींचा है, हमने इस मिट्टी को अपने पसीने से सींचा है। इस लड़ाई को लड़िएगा, मजबूती से डरिएगा मत, बिल्कुल मत डरिएगा। इस बार डरने से काम नहीं चलेगा। फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मत समझो के डर जाएंगे। तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, कोई कागज नहीं दिखाएंगे। हमारी और आपकी जो दोस्ती है, हमारा आपका जो रिश्ता है, वही सबसे बड़ा सबूत है। कोई ये कहे कि माँ से क्या रिश्ता है, उस माँ के रिश्ते का सबूत दो, सर्टिफिकेट दो। अरे मोदी साहब, माँ और मुल्क न तो बदले जाते हैं, न उनकी कोई सर्टिफिकेट देने की बात करता है, लेकिन ये हुकूमत कर रही है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस लड़ाई में कमजोर मत पड़ना, डरना मत, लगे रहना। अरे तुम बिल्कुल मत डरना इस बार, क्योंकि तुम तब नहीं डरे जब 72 थे, तुम तब नहीं डरे जब 313 थे,
आज तो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ सड़कों पर खड़ा है। आज किस लिए डरना? बिल्कुल मत डरना। तुम वही हो जिनके अजदाद ने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं। तुम वो हो जिनके बुजुर्गों ने दरियाओं में रास्ते बनाए हैं। तुम वही हो जिनके बुजुर्गों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा करके उन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया। तुम वही हो जिनके बुजुर्गों के छोरों की चापों ने दुनिया नापी है। तो संग्राम दीवानों, इस बार डरना मत। कोई आके तुमसे ये कहे कि दिखाओ अपना पैन कार्ड, तो उनसे कह देना चले जाओ आगरा, वहां पे ताजमहल खड़ा है, वो है हमारा पैन कार्ड, कह देना। कोई तुमसे ये कहे कि दिखाओ आधार कार्ड, तो कह देना मेरे भाई चले जाओ दिल्ली, दिल्ली में कुतुब मीनार खड़ा है, हैदराबाद में चार मीनार खड़ा है, वो है हमारा आधार कार्ड। कोई अगर ये कहे कि लाओ बर्थ सर्टिफिकेट दो, तो उनसे कह देना कि मेरे भाई बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ प्लेस देखना है तो कभी लाल किले पे चले जाओ, कभी जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां देख लो जहां खड़े होकर के 47 में महात्मा गांधी के साथ मौलाना आजाद साहब ने कहा था कि कहां जा रहे हो, ये तुम्हारा मुल्क है, ये जमुना का किनारा है जहां तुम्हारे बुजुर्गों ने वजू किया है, कहां जा रहे हो, ये तुम्हारा मुल्क है। हमने उस मुल्क में अपने बुजुर्गों को दफनाया है और आज एक हुकूमत कह रही है कि सर्टिफिकेट को दिखाओगे, सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे ना। मैं इमरान प्रताप गढ़ी पूरा होश हवास में खड़ा होकर के यहाँ कह रहा हूँ कि मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं, लेकिन जब भी हमसे कागज मांगा जाएगा एनआरसी के नाम पर, चाहे हुकूमत मुझे जिस डिटेंशन सेंटर में भेज दे, लेकिन मैं कोई कागज नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा ऐलान है। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाके ये ऐलान कर रहा हूँ और मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा एहतजाज होगा। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ इसी तरह का एहतजाज किया था। उन्होंने कह दिया था कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, गुजारिश करके नहीं मानेंगे। उसी तरह हम इस हुकूमत से भी कहते हैं कि हम गुजारिश करेंगे और आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। ये आपको भी करना रहेगा, करिएगा ना, ये आपको भी करना रहेगा। ये सबसे बड़ा एहतजाज होगा, क्योंकि कागज इस बार नहीं दिखाना है। जो कागज मांगने आए हो वो कागज मेरे पास नहीं, मेरे पास तो बस ये आंसू है, तुम्हें अश्कों का एहसास नहीं। तुम गैर समझ बैठे हो मुझे, मैं गांधी जी का सपना हूँ। तुम वर्ड समझ बैठे हो मुझे, मैं गैर नहीं हूँ, अपना हूँ। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूँ। हिम्मत है तुम्हें तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। मेरे माँ की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये। मैं अलग ऐलान ये बात कह रहा हूँ। और संजय रेड्डी वालों, आपसे आज फिर एक बार गुजारिश करने आया हूँ कि इस लड़ाई में एक बार फिर साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, जग्गा साहब का साथ दीजिए। जिस तरह पिछली बार आपने मेरी बात पर मुहर लगाई थी, मेरी बात का भरम रखा था। पिछली बार तो मैं भाई के लिए मांगने आया था, इस बार तो भाभी के लिए मांगना है। तो भाभी से तो और करीबी रिश्ता होता है, भाभी का तो कर्ज और ज्यादा होता है। तो ये बताइए कि इस बार भी मेरी बात का भरम रखिएगा कि नहीं रखिएगा? भाई के लिए तो मैं सिर्फ गले से मांग के गया था, इस बार तो दिल से मांग रहा हूँ, दिल से गुजारिश कर रहा हूँ अपना दामन फैला करके। मैंने सुबह सुना कि सुबह को एमपी साहब आए थे, मेरी बड़ी तारीफें करके गए, बड़ी तारीफें करके गए। ये कह रहे थे कि कव्वाली वाले आएंगे, शायरी वाले आएंगे। आजकल उनके सबके ऊपर शायरी का बड़ा भूत सवार है। मुशायरे करवा रहे हैं, हर सभा में खड़े होकर के, हर जलसे में खड़े होकर कहते हैं कि अब मुशायरा होगा। हालत ये हो गई कि सियासत छोड़ के मुशायरा करने लगे और मैं मुशायरा छोड़ के सियासत करने लगा। मामला बिल्कुल लग गया है मेरे भाई। इस पूरी लड़ाई में जिस दिन ये मसला हुआ था जामिया में, पहले दिन याद होगा जब बच्चियों पे लाठियां बरसी थी 15 तारीख को। मैं कतर जा रहा था, मेरा कतर में मुशायरा था, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि जब मैंने ये सुना कि निहत्ती बच्चियों पर लाठियां बरसी हैं, तो मेरे जमीर ने मुझसे कहा कि इमरान ये वक्त शायरी सुनाने का नहीं, ये वक्त मुशायरे पढ़ने का नहीं, सड़कों पे उतर के नारे लगाने का है। और वो दिन और आज का दिन मैं पहुंच गया था दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने, और रात के 10 बजे से सुबह के 3:30 बजे तक मुसलसल नारे लगाता रहा। हुकूमत
हुकूमत के खिलाफ नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिला करके, अमित शाह की आंख से आंख मिला करके ये कहता रहा कि तुम अगर हम पर जुल्म करना चाहते हो तो आओ, हमारे सीने खुले हैं, तुम्हें गोली मारना है तो मारो, लेकिन इस बार हम डटेंगे, लड़ेंगे, तुम्हारे सामने डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैंने ये काम किया है मेरे भाई। उसके बाद से मुसलसल कभी जंतर मंतर, तो कभी प्रियंका जी को लेकर के बिजनौर जाना, कभी मेरठ जाना, कभी फिरोजाबाद के लोगों का दर्द बांटना, कभी लखनऊ में जिन बच्चों को मारा गया था उनका दर्द बांटना, तो कभी संभल के लोगों का दर्द बांटना। मुसलसल पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूं। पिछले 4 दिन से बिहार था। कल दिन में 1000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का सफर करके फिर बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं। तबियत खराब है, बुखार है, लेकिन इस बार न तो बुखार मेरा हौसला तोड़ पाएगा, न ये सरकार मेरा हौसला तोड़ पाएगी, क्योंकि मैं आपकी दुआओं के भरोसे लड़ रहा हूं। ये जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं इनकी दुआओं के भरोसे बैठा हूं। मैं आपके लिए और सलाम करने यहाँ पर आया, क्योंकि आप जो काम कर रही है, सरकार सब कुछ कर पा रही है। मैं तो नरेंद्र मोदी साहब से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब, जब 3 तलाक पे आप कानून बना रहे थे तो आप कह रहे थे कि मुझे मुस्लिम बहनों की बड़ी फिक्र है। अगर सच में आपको फिक्र है तो अपने घर से बाहर निकलिए। हिंदुस्तान के हर शहर में मुस्लिम बहनें एहतजाज का झंडा लेकर के बैठी हुई आपको पुकार रही है। हिम्मत है तो अपनी मुस्लिम बहनों से मिलिए और इनके पास जाके पूछिए कि इनका दर्द क्या है। तब ये आपको बताएंगे कि आप जो कानून लाए हैं वो कानून इनके खिलाफ है। ये 370 पर बाहर नहीं निकले, ये ट्रिपल तलाक पर बाहर नहीं निकले, ये मंदिर मस्जिद के फैसले पर बाहर नहीं निकले, इस बार इसलिए निकले हैं क्योंकि इस बार लड़ाई जो है हिंदुस्तान के आईन को बचाने की है। और आईन को बचाने की लड़ाई इसलिए है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को, जिस आईन को अपने खून पसीने से लिखा था, उसे कुछ लोग बर्बाद कर देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि न तो कोई कागज, न तो आधार कार्ड मानेंगे, न तो पैन कार्ड मानेंगे, न तो वोटर ID मानेंगे। जिस वोटर ID से आपने लाइन में लग करके सरकार चुनी, अब सरकार कहती है कि वोटर ID आपको हिंदुस्तानी शहरी मानने के लिए काफी नहीं है। मैं तो सरकार से कहता हूं कि अगर आप हमें हिंदुस्तान का शहरी नहीं मानेंगे तो हम आपको सरकार मानने से इनकार करते हैं। हम आपको सरकार नहीं मानेंगे। ये जज्बा जो है वो हिंदुस्तान के हर शहर में लोगों के अंदर पनप गया है। संगारेड्डी वालों, इस जज्बे को बचा करके रखिएगा। मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूं और भाभी के लिए आपसे खास तौर से अपील करने आया हूं कि जब तक दोनों कॉर्पोरेशन भी और असेंबली भी दोनों एक साथ जग्गारेड्डी साहब के जिस दिन हाथ में आ जाएगी, मैंने सच में इनके अंदर काम करने का जज्बा देखा है। मैं जब पिछली बार पहली बार इनसे मिला था, उसके जाने के बाद मैंने इनके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी, इनकी दिलेरी की, इनकी मर्दानगी की, और मैंने ये कहानियां सुनी कि किस तरह से हुकूमत से लड़ जाने वाला मर्द है ये इंसान। और उसके बाद जब बहुत सारे कांग्रेस के एमएलए अपना घर छोड़ करके केसीआर के सामने सजदा कर रहे थे तो पूरी बुलंदी के साथ, मजबूती के साथ कोई खड़ा था, तो उस शख्स का नाम जग्गारेड्डी है। मैं सामने के लिए, इस शख्स के लिए जिसने ये बता दिया कि हम पैसों से बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम किसी हुकूमत के आगे झुकने वाले लोग नहीं हैं। हम झुकेंगे तो आवाम के सामने झुकेंगे, सजदा करेंगे तो आवाम को करेंगे। ये आवाम ही इन्हें अगले बनाती है, ये आवाम ही इनकी सरपरस्त है और ये इस आवाम के लिए मोहब्बत भरे सजदे करने को भी तैयार है। तो इस आवाम का भी फर्ज बनता है कि जब एक ऐसा रहनुमा आपके बीच में है जो आपको अपना मानता है, जो आपके लिए सरकारों से लड़ने का दम रखता है, तो अगर अगली बार दोबारा वो आपके सामने दामन फैला के आया है तो उसका दामन भर दीजिएगा। मैं इसलिए गुजारिश आपसे करने आया हूं, मानेंगे मेरी बात की नहीं मानेंगे? कमजोर आवाज में बोल रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, डर रहे हैं क्या आप लोग? मानेंगे मेरी बात ना? बिल्कुल। देखिए, ये जो कानून आया है ना, ये सिर्फ इमरान को सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ जग्गा दादा को नहीं देना पड़ेगा, इंस्पेक्टर साहब को भी देना पड़ेगा, एसपी साहब को भी कागज देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। वो जो दिल्ली में मोटा भाई बैठा है ना, वो सबका हिसाब लेगा एक एक करके। ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मैं ये बात वाज़ेह कर दूं, ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश के दलितों के खिलाफ है, इस देश के मजदूरों के खिलाफ है, इस देश के किसानों के खिलाफ है। आप बताइए कि जिन जिन इलाकों में असम से लेकर के बिहार तक जहां लोग गरीबी में इस तरह जी रहे हैं कि उनके पास
खाने के लिए 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुट पा रही है, वो बेचारा आधार कार्ड कहां से बनवाएगा? वो बेचारा वोटर आईडी तो बड़ी मुश्किल से सरकार ने बना दी, बाकी कागजात कहां से लाएगा? नहीं ला पाएगा। इसलिए हम लोग इस कानून के खिलाफ खड़े हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूँ, आप बड़ी मोहब्बतों से, बड़े खुलूस से यहाँ खड़े हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूँ जो आजकल पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जा करके पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा ना, मेरा गला खराब है, माइक भी उसी तरह से जुगाड़ कर दिया गया है।